Good morning, students. How are you? I, Rahul Kumar Sinha, welcome all of you in my YouTube channel, Siddharth Institute Banka. My dear students, today we are going to study physics, and our topic of physics is electricity. As you can see on the board, electricity means flow or presence of charge. Many things we use in our homes. For example, we switch on the bulb, then bulb glows. Here also transfer of charge, or you can say that flow of charge takes place. If you talk about running of fan, here also flow of charge takes place. Electricity further can be categorized in two ways: static electricity and current electricity. Static electricity means if the charge will be in stationary position or in rest position. For example, if you have duster, if you will rub your hand with this duster, then what happens? Here also, due to the contact of duster, there is development of heat occurs in your hand. Here also flow of charge takes place. If we talk about current electricity, then current electricity means motion of charge. For example, glowing of bulb, moving of fan, running of an electric motor, etc. In these things, motion of charge takes place. But here, if you will see the example, a silk cloth rubbed with glass rod, a comb rubbed with hair attracts some pieces of paper. These are the examples of static electricity. In this one, there is stationary position of charge. But if you talk about current electricity, in this one, there is motion of charge take place. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अभी हम जो बता रहे थे स्टैटिक और इलेक्ट्रिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक वर्ड कॉमन चार्ज था. तो अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे. आइए हम इस बोर्ड की तरफ देखते हैं. वी विल स्टडी चार्ज, देयर आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ओम के नियम को, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे या किन फैक्टरों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो सबसे पहले स्टूडेंट चार्ज की तरफ पढ़ते हैं. आइए देखते हैं इधर. चार्ज जो कहते हैं हम लोग आवेश. एक्चुअली बायोलॉजी में आप एक वर्ड जानते होंगे, सेल मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जिस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का उदय सेल के जरिए होता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज है. इसीलिए इसे हम कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल. यह या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है. जब कभी एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी हो जाती है या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले, तो उस समय हम कहेंगे कि वहां पर निगेटिव चार्ज होगा. और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाए तो वैसे को हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज. चार्ज को मापा जा सकता है जिसका एसआई यूनिट कूलम होता है. ठीक है. देयर आफ्टर अगर इस फॉर्मूले को देखें, Q इक्वल टू एन इंटू ई. Q इक्वल टू एन इंटू ई रिप्रेजेंट करता है क्वांटम थ्योरी ऑफ चार्ज. क्वांटम थ्योरी मतलब चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मिल सकता है. तो इस फॉर्मूले में Q को चार्ज कहेंगे, N मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देयर आफ्टर E रिप्रेजेंट चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम आवेश होता है. और अगर एक कूलम की बात करें, एक कूलम में 6.25 इंटू 10 टू 10 टू दी. Dear students, we will move forward and our next topic electric current, potential and potential difference. हम लोग अब आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चार्ज के फ्लो में टाइम को मर्ज कर दें, मतलब अगर यह देखना चाहें कि एक सेकंड में कितना चार्ज का फ्लो हुआ, तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इट इज मेजर्ड बाय एमीटर के जरिए इसे हम मापा जा सकता है. और इसका एसआई यूनिट अगर बात करें तो वो एम्पियर है. अगर फॉर्मूला देखें तो आई को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. आई का मान Q/T. Q रिप्रेजेंट चार्ज एंड T फॉर टाइम. Now dear students, we will move forward and our next topic electric potential. अब अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको मूव करवाना है, तो डेफिनेटली चार्ज उस पॉइंट से कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ ना कुछ वर्क करेगा. तो चार्ज जब वर्क करता है तो वर्क करने के टाइम में ही
हम इस भाग को पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, या कह सकते हैं इसको कि नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अगर नेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज में जितना मूव करता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन भी कह सकते हैं। एसआई यूनिट अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट होता है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज मूव, V इक्वल टू W आउट ऑफ Q। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज मूव एंड V रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच में बात करें, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, और इसे मापने का यंत्र है वोल्टमीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके बाद हम लोग चलते हैं ओम के नियम पढ़ते हैं, ओम का नियम और रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम एक ऐसे साइंटिस्ट, एक ऐसे फिजिसिस्ट थे जिन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। उनका कहना था कि किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज जितना ज्यादा होता है उतना ही करंट भी उसी मात्रा में बढ़ता है। यानी कि इन दोनों पर से उन्होंने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके दिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर दो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो V बराबर हम कह सकते हैं IR। R को रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन ओम के नियम के अनुसार हम इसे कांस्टेंट टेम्परेचर कह सकते हैं। अब इस वर्ड R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, वो पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यह करंट के फ्लो को रोकता है। जब कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, फ्लो करने के टाइम में होता क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाते हैं। इस टकराव के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज अप हो जाता है, इसी में रेजिस्टेंस का क्रिएशन होता है। तो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है। इसका एसआई यूनिट ओम है, और फॉर्मूला इसी से निकाल सकते हैं, R का मान V/। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हम कुछ ऐसे तथ्य को पढ़ेंगे जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हमारा अगला टॉपिक दैट इज 6 प्रॉपर्टी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं इन सारे चीजों को। कुछ फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर। तार की लंबाई जितनी बढ़ा दे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। यहाँ R का मतलब रेजिस्टेंस, L का मतलब लेंथ ऑफ वायर। अगर तार का लेंथ छोटा रखें तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और तार का लेंथ अगर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तार की जो गोलाई होती है, जो जिसको आप कह सकते हैं तार का डायमीटर, उससे जो ऑक्यूपाइड एरिया है उस एरिया पर रेजिस्टेंस का भी उल्टा असर पड़ता है। अगर वो गोलाई बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस घटते जाएगा, और अगर वो गोलाई छोटी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो R यानी रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा चीज है नेचर ऑफ कंडक्टर और मटेरियल। अगर हम दो तार को एक ही लेंथ का चुने, एक कॉपर वायर और दूसरा हम नाइक्रोम वायर का चुने, तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कॉपर वायर के मुकाबले बहुत ज्यादा होगा, जो कि आप देख सकते हैं 60 टाइम्स बड़ा होता है। इससे यह पता चलता है कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। हमारा अंतिम टॉपिक है टेम्परेचर। अगर किसी कंडक्टर में जितना अधिक टेम्परेचर प्रवाहित करते हैं उतना ही अधिक मात्रा में रेजिस्टेंस होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी, नंबर 7 रेजिस्टिविटी। अब देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 मीटर तार हो और उस तार के यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कह सकते हैं उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसी में कितनी मात्रा में रेजिस्टेंस होगा, इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट डिस्क्राइब रेजिस्टेंस इन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय पर यूनिट लेंथ। देखिए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L आउट ऑफ A निकलता है। इसी को हम बराबर के रूप में रखते हैं, तो इस प्रोपोर्शनल की जगह हम रो का साइन देते हैं, इसको रो कहते हैं, और इसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं।
इसका एसआई यूनिट अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट इसे इसका ओम मीटर होगा। एसआई यूनिट आप देख सकते। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, ये पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पावर आपने 9 में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर जो पावर बात कर रहे हैं तो इस पावर का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में वर्क डन जितना हो और उसे टाइम के करस्पॉन्ड में रखें तो हम कहते हैं पावर, मतलब द रेट ऑफ वर्क डन। हम कहते हैं द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो रेट बोल रहे हैं तो टाइम नीचे रखेंगे और वर्क को ऊपर रखेंगे। तो P का फॉर्मूला W/T। अब W हम पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़े थे, V बराबर W/Q। तो W का फॉर्मूला लिख सकते हैं V इंटू क्यू। तो V इंटू Q/T अगर कर देते हैं तो Q/T करंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई, ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब अगर इसी इक्वेशन को मोल्ड करते हैं, ओम के नियम को लगाते हैं, V इक्वल टू IR, तो V के जगह में IR रख देंगे तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा I²R। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब फिर से अगर हम इसी इक्वेशन 1 में I के जगह पर अगर हम V/R रखते हैं तो एक नया फॉर्मूला भी हो जाता है P इक्वल टू V²/R। एसआई यूनिट अगर पावर का बोले तो एसआई यूनिट होता है वाट। कमर्शियल यूनिट में किलोवाट भी बोलते हैं। किलो मीन्स अगर हम बात करें किलोवाट में तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। हॉर्स पावर भी होता है। इस हॉर्स पावर का यूनिट हो गया 746 वाट। एक एचपी में 746 वाट होगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी हम बल्ब को जलाते हैं, रेफ्रिजरेटर को यूटिलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को जलाते हैं, तो कभी कभी हम लोग हीट का अनुभव करते हैं। अगर हम पीला वाला इलेक्ट्रिक बल्ब जलाएं, कुछ समय जलने के बाद हम लोग अजीब तरीके का हीट महसूस करेंगे। क्या होता है, आखिर क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों ऐसा होता है? आज हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इससे हम कह सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्योंकि सबसे पहले जूल ने इनके बारे में बताया था। इस नियम का क्या कहना है, आइए यहाँ देखते हैं। हीट एनर्जी जो वायर में प्रोड्यूस होता है वह करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, हीट जितना रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उतना ही हीट का क्रिएशन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हीट एनर्जी टाइम पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन स्टेब्लिश करता है। अगर इस तीनों को हम मिला दें तो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। इसी को हम इक्वल टू लिख सकते हैं I²RT। अभी तुरंत ही हम लोग I²R को पावर समझे थे, तो इसके जगह अगर P लिख दें तो H बराबर P इंटू T हो जाएगा। अब और भी कुछ अगर फॉर्मूले को देखें तो हम कर सकते हैं। P का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, तो हम V इंटू आई P के जगह लिख सकते हैं, और T दैट इज H इक्वल टू V इंटू आई इंटू T। फिर H का फॉर्मूला हम यह भी लिख सकते हैं V²T/R। यह भी फॉर्मूला होता है। इस हीट एनर्जी को कभी कभी बहुत ज्यादा मात्रा में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी वर्क पर हम लोग अपने घरों में इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। यही एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना पढ़ने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके तक हमारा टीचिंग वीडियो आपके तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।